Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this I will complete whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series, it will take 3 to 4 months and then we will practice previous year questions of this exam. So this is the fifth video of this series on feminism. Earlier I have covered four topics that are liberalism, conservatism, socialism, Marxism, and now this is the fifth topic, that is feminism. Okay, so please like, share and subscribe this channel. आपको and I will use both the language Hindi and English. So इस सीरीज़ से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही टू द पॉइंट एंड कंसाइज मेरे नोट्स हैं जिसके थ्रू इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी. एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस इन यूट्यूब फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज को. ठीक है. सो फेमिनिज्म, ये आइडियोलॉजी किस चीज़ पे बिलीव करती है कि सोशल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी हो मेल और फीमेल की सेक्सेस की. ठीक है. So this is the philosophy which believes in social, economic and political equality of the sexes. All gender having equal rights and opportunity. ये क्या कहती है कि सभी जेंडर के पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी होने चाहिए. ठीक है. सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है. सभी जेंडर के पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए. इसका ओरिजिन कब हुआ? ये एज अ फेमिनिस्ट थॉट कब ओरिजिनेटेड हुआ? ये 18th सेंचुरी में हुआ, लेकिन एक आइडियोलॉजी की तरह. देखिए, एक थॉट होना कि हाँ किसी के माइंड में आना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये तो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था. बट एज अ परफेक्ट आइडियोलॉजी या फिलोसफी हम जिसे कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये कब डेवलप हुई? ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुई. ये जो टर्म फेमिनिस्ट है इसको सबसे पहले एज अ मेडिकल टर्म की तरह यूज़ किया गया. मेडिकल टर्म क्या डिस्क्राइब करता है? फेमिनाइजेशन ऑफ मेन और मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वीमेन. फेमिनिस्ट जो है एज अ मेडिकल टर्म इसका ये दो बातों को डिस्क्राइब करता है कि मेन को फेमिनाइज करना और वीमेन को मैस्कुलिनाइज करना. मीन्स मेन में भी अगर कुछ फीमेल क्वालिटीज़ हैं तो उसको तवज्जो देना, और वीमेन में अगर कुछ मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं तो उसको भी इक्वालिटी देना. ठीक. सो अगर हम मॉडर्न सेंस की बात करें तो फेमिनिज्म किससे लिंक है? वीमेंस मूवमेंट से लिंक है. देखिए, स्टार्टिंग में जब ये फेमिनिस्ट वर्ड, ये फेमिनिस्ट टर्म यूज़ किया गया तो एक मेडिकल टर्म की तरह यूज़ किया गया जिसका मतलब था फेमिनाइजेशन ऑफ मैन एंड मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वीमेन. पर मॉडर्न सेंस में जब इसको एज अ आइडियोलॉजी की तरह इस वर्ड को टर्म को यूज़ किया गया तो ये किससे लिंक किया गया? ये वीमेंस के मूवमेंट के लिए को से लिंक किया गया. अब वीमेंस के मूवमेंट से क्यों लिंक किया गया? ताकि क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को लाया जा सके सोसाइटी में. ठीक है. सो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एडवांस द सोशल रोल ऑफ वीमेन इन ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी में वीमेन का जो रोल है उसको बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट बहुत सारे हुए. अब इस आइडियोलॉजी का सेंट्रल आइडिया क्या है? हमें ये देखना है कि ये आइडियोलॉजी एक्चुअली में इसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, क्या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. देखिए, सबसे पहली बात, ये आइडियोलॉजी इस ओपिनियन की है, जो फेमिनिस्ट हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट वीमेन आर पुश्ड इनटू अ डिसएडवांटेजेस सिचुएशन बाय सोसाइटी. देखो, इनका जो ओपिनियन ये है फेमिनिस्ट थिंकर का कि वीमेंस को एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में कौन पुश करता है? सोसाइटी, समाज खुद इनको एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में पुश करती है. क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है या दे आर लैक इन कैपेबिलिटीज़, जस्ट बिकॉज दे आर वीमेन. वो सिर्फ एक औरत हैं, इसलिए वो एक फीमेल हैं, इसलिए उनको डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में पुश करती है सोसाइटी. इसलिए नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है किसी चीज़ का. ठीक. फिर उसके बाद इनका जो दूसरा सेंट्रल आइडिया ये है कि जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या क्रिएट करता है? एक जेंडर्ड सोसाइटी क्रिएट करता है. सो द सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर हम करेंगे तो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होगी जो कि कैसी होगी? जेंडर्ड होगी, जहाँ पे मेल जो है वो ऑपरेसर होंगे और फीमेल जो है वो ऑपरेस्ड होंगे. मेल जो है वो फीमेल को ऑपरेस करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे. ये ऐसी सोसाइटी
तैयार होगी। देखिए, सेक्स एंड जेंडर ये जो दो टर्म है इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। वैसे तो कॉमन लैंग्वेज में लोग बहुत इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट नो, एज अ इन दोनों का थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है सेक्स एंड जेंडर का। मैं अभी आगे इसी लेक्चर में उन दोनों के डिफरेंस को समझाऊंगी। पर इस फिलॉसफी का जो आइडिया है वो क्या है कि जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, समाज में, उससे एक जेंडर्ड सोसाइटी क्रिएट होती है जहाँ पे मेल जो है वो ऑपरेसर का काम करते हैं और फीमेल ऑपरेस्ड होती हैं, मेल जो है फीमेल को ऑपरेस करते हैं। फिर थर्ड जो इस फिलॉसफी का आइडिया है वो ये है कि किसके अगेंस्ट में है, ये किसके अगेंस्ट में है ये फिलॉसफी? द सुप्रीमेसी ऑफ मेन एंड सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। जो मेन का जो सुप्रीमेसी होती है, हर चीज़ में डिसीजन मेन लेते हैं, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि उससे क्या होता है, वीमेंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वीमेन ऑप्रेस्ड होती हैं और वीमेन का सब्जेक्शन होता है। ठीक है, सो ये जो तीन मेन आइडिया है इस फिलॉसफी के, कि वीमेंस को डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में सोसाइटी पुश करती है, ना कि वीमेन खुद डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में रहना नहीं चाहती हैं, पर उन्हें ढकेला जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक औरत हैं इसलिए, ना कि उनके अंदर कोई कैपेबिलिटीज़ की कमी नहीं है, बट वो औरत हैं इसलिए। दूसरा पॉइंट कि सेक्स बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो जेंडर सोसाइटी क्रिएट करता है, जिसमें मेल ऑपरेसर का काम करते हैं और फीमेल ऑपरेस्ड का होने का काम मतलब ऑपरेस्ड किया जाता है फीमेल को। और जो थर्ड आइडिया है वो ये है कि ये फिलॉसफी किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ मेन। नाउ अब हमें ये पढ़ना है कि इस फिलॉसफी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुई और क्या डिफरेंट वेव्स हैं फेमिनिज्म की। ठीक है, जो मॉडर्न फेमिनिज्म था उसका जो फर्स्ट टेक्स्ट था ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म वो वाज डेवलप्ड बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये जो मॉडर्न फेमिनिज्म का सबसे पहली बात जो मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में किसी ने लिखी तो वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी। किस बुक में? ये इनकी बुक का नाम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए कि मैरी वॉलस्टोन की बुक कौन सी? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो कि 1972 में इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाय द मिड 19th सेंचुरी द वीमेंस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन यूएस। ठीक, फिर 19th सेंचुरी में वीमेंस मूवमेंट यूएस में इनिशिएट हुआ। एक कन्वेंशन हुई, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जो 1848 में हुआ, उसने किस चीज़ को अडॉप्ट किया? उसने एक डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट अडॉप्ट किया। वो जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट है किसके द्वारा दिया गया था? ये एलिजाबेथ केडी स्टैंटन। ओके, दिस नेम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजाबेथ केडी स्टैंटन, इसने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स को लिखा, और जो ये डिक्लेरेशन है ये अडॉप्ट किस कन्वेंशन हुआ? सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में अडॉप्ट हुआ। फिर एलिजाबेथ केडी स्टैंटन एंड सुजैन बी एंथनी, इन दोनों ने मिलकर एक और एसोसिएशन फॉर्म की, नेशनल वीमेन सफ्रेज एसोसिएशन 1869 में। ये एसोसिएशन किस लिए थी? कि वीमेन को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड मिल सके, इसलिए इस एसोसिएशन का हुआ। ठीक है, नेशनल वीमेन सफ्रेज एसोसिएशन 1869। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो है कितनी वेव्स थी। अब हम लोग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ओके, नाउ 3 वेव्स थी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। इसमें इन तीनों वेव्स में क्या डिफरेंस था ये हम पढ़ेंगे। मैंने एक इसको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, इसको देखिए। सबसे पहले जो वेव थी, टाइम पीरियड के बेसिस में इसका हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट वेव में 1850 से 1920 तक चली, जो पहली वेव ऑफ फेमिनिज्म थी। नाउ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वो कब से कब थी? 1960 से 80s के बीच में थी। एंड थर्ड वेव फ्रॉम 1990s टू प्रेजेंट। नाउ जो फर्स्ट वेव थी इसका सेंट्रल थीम क्या था? सबसे पहले फेमिनिज्म जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट या वीमेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका को थीम क्या था, उसका कोर आइडिया क्या था, किस लिए वो फेमिनिज्म की मूवमेंट या वीमेंस मूवमेंट स्टार्ट हुए? तो वो 1850s से 1920s के बीच में जो मेन जो सेंट्रल थीम थी वो ये थी कि वीमेन सफ्रेज मूवमेंट हुए, जो कि किस लिए हुए थे वीमेन सफ्रेज मूवमेंट? कि वीमेंस को जो है
वीमेन को राइट टू वोट मिल सके, वीमेन को भी वोटिंग करने का अधिकार मिल सके, उनको एक ये पॉलिटिकल राइट है, ये इनको मिलना चाहिए। सो फर्स्ट वेव में वीमेन की पॉलिटिकल राइट्स के बारे में मुद्दे उठे। फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। फिर इसी जब 1850 से 1920 के बीच में जब ये मूवमेंट चल रहे थे, वीमेन सफ्रेज मूवमेंट, और उसी टाइम पे देखिए 1869 में सुजान बी एंथनी एंड एलिजाबेथ केडी स्टैंटन ने नेशनल वीमेन सफ्रेज एसोसिएशन भी फॉर्म किया था। तो 1893 में, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1893 में न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड द राइट टू वोट। न्यूजीलैंड सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए वुमेन को। फिर 1920 में यूएस ने भी वोटिंग राइट्स दिए। ठीक, अब इस वेव्स के जो थिंकर कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट, अभी मैंने देखिए ऊपर ही बताया, एलिजाबेथ स्टैंटन एंड सुजान बी एंथनी। सो दीज आर दी feminist thinker of the first wave, that is between 1850s to 1920s. Now the second wave, which was between 1960s to 1980s. अब इस वेव में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लोगन था वो कौन सा फेमस हो रहा था, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। ओके, ये जो है यहाँ से यूपीएससी का भी क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी ऑप्शनल जिनका पर्टिकुलर पीएसआईआर है, वहाँ उन बच्चों के में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। ठीक, सो सेकेंड वेव में देखिए ये जो मेरे लेक्चर्स हैं सिर्फ ये यूजीसी के लिए नहीं है। मैंने इसी मतलब अपने चैनल में 3 ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड यूजीसी मैंने डिस्क्राइब किया है, एंड साथ ही साथ कंपेयर भी किया है कि दोनों में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सो ये जो लेक्चर मेरे हैं ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो है ऑप्शनल पीएसआईआर जिनका है उनके लिए भी दीज लेक्चर्स आर वेरी बेनिफिशियल। एंड मैं इसके बाद जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इट विल टेक 3 to 4 months टू कंप्लीट, बिकॉज मैं फुल सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कवर करूँगी जिसमें टू द पॉइंट कंसाइज हो गया, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, मार्क माई वर्ड्स। उसके बाद में यूपीएससी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसी में फ्री सीरीज़ चलाऊंगी जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी, बिकॉज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं इंडिया में, हर एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, तो हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे कि 60, 70 या 80,000 का ऑप्शनल सब्जेक्ट का अलग से क्लासेस ज्वाइन करें। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स मैं इसी में फ्री सीरीज़ भी करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं कुछ बेनिफिशियल काम कर रही हूँ लोगों के लिए और स्टूडेंट्स तक वो पहुँच रहा है। ओके, सो सेकेंड वेव में जो है ये जो स्लोगन था पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ये बहुत ही फेमस हुआ। अब ये स्लोगन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी अभी नेक्स्ट इसी के बाद की कंपोनेंट्स ऑफ फेमिनिज्म में। अभी के लिए फ़िलहाल ये याद रखिए कि सेकेंड वेव में ये स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। ठीक, अब इस वेव में गोल क्या था, गोल ये था कि लिबरेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड स्टेट। एक ऐसी सोसाइटी और स्टेट जो बहुत ही पेट्रियार्कल है, मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय मतलब मेल मेंबर्स। तो उस चीज़ से वीमेन को फ्रीडम मिल सके, वो इस चीज़ से लिबरेट हो सकें, ये सेकेंड वेव था का मतलब सेंट्रल थीम थी। फिर इस वेव की जो एक फेमिनिस्ट थिंकर थी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी फ्रीडेंस। इनकी बुक थी द फेमिनिन मिस्टीक जो 1963 में इन्होंने लिखा था। इसने सेटअप किया था टोन फॉर द सेकेंड वेव। सो दिस नेम एंड दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजीसी में जो आप अगर प्रीवियस और क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो ये कि किस थिंकर ने कौन सा बुक दिया या किस थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो थिंकर एंड देयर बुक ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। सो बेटी फ्रीडेंस की बुक थी द फेमिनिन मिस्टिक, 1963 में इन्होंने लिखी थी, जिसने सेकेंड वेव के टोन को सेटअप किया। फिर इसी वेव में इक्वल पे राइट्स के बारे में भी मुद्दा उठा कि नहीं, विमेन और वीमेन अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो उनको जो है इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, इक्वल पेमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है वो वीमेन है तो उनको कम पैसा दे दिया गया फॉर द सेम वर्क एंड द मेन गॉट उनको ज़्यादा पैसा दे दिया गया फॉर द सेम वर्क। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस वेव ऑल्सो
इस वे में जो सेंट्रल थीम थी वो यही थी कि फाइट फॉर इक्वल पे राइट्स फॉर वीमेन। अब इस वे में जो थिंकर्स थे, फेमिनिस्ट थिंकर, वो कौन कौन थे? केट मिलेट, जर्मेनिया ग्रियर, बेटी फ्रीडेंस। बेटी फ्रीडेंस तो अभी आपने ऊपर देखा कि उनकी बुक थी द फेमिनिन मिस्टिक, और ये दो नेम और आपको लर्न करने, केट मिलेट, जर्मेनिया ग्रियर। ओके, नाउ थर्ड वेव। जो थर्ड वेव कब से कब तक थी? 1990 से प्रेजेंट तक की। इसका जो ब्रॉडर विज़न था वो, ये बहुत ही ब्रॉडर विज़न दिया फेमिनिस्ट थ्योरी में। इन्होंने कहा कि फेमिनिज्म मतलब या फेमिनिस्ट मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स मिले उनको जो है इक्वल पे राइट्स मिले, पैट्रियार्कल सोसाइटी से उनको लिबरेट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो वीमेन फेस कर रही हैं सोसाइटी में, उसको भी जो है उसके लिए भी फ़ाइट होना ज़रूरी है। जैसे कि रेस और एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं सोसाइटी में वीमेंस के अगेंस्ट में, तो इन मुद्दों को रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेसिज्म जैसी चीज़ें हो रही हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं वर्क प्लेस में, और इस जब ये मुद्दा उठा तो इंडिया में भी पॉश जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक लॉ एक्ट आया 2013 में। ठीक है, पॉश जो है 2013 में ये एक्ट आया। किस लिए आया? ताकि जो वीमेंस का वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर वीमेन एज डोमेस्टिक हेल्थ वर्कर, इस इशू को भी देखा गया। फिर ब्लैक वीमेन, दलित वीमेन, ये सारे मूवमेंट, क्योंकि ये भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो वीमेन जो है वो फेस कर रही हैं सोसाइटी में। ठीक, सो थर्ड वेव जो है बहुत ही ब्रॉडर विजन था फेमिनिस्ट थ्योरी का। इसमें कौन कौन से थिंकर्स फेमस हैं? रेबिका वॉकर, किम्बरले क्रैनशॉ, जूडिथ बटलर। ठीक है, जूडिथ बटलर, किम्बरले क्रैनशॉ, रेबिका वॉकर्स। सो these are the differences between among the three waves, that is first wave, second wave and third wave. Okay, now अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? की कॉम्पोनेंट्स। मैंने की वजह से बताया कि इस फेमिनिज्म थ्योरी की, इस फेमिनिज्म फिलोसफी के कुछ की कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें कि 3 की कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह समझाने की कोशिश किया। देखिए, सबसे पहला क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की। जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं ये किस चीज़ के क्रिटिक्स हैं? पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फेमिनिस्ट जो हैं उन्होंने किस चीज़ को, मेन और वीमेन के बीच में क्या पावर रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ठीक है, इन्होंने पैट्रियार्की का मतलब क्या हुआ? रूल बाय फादर, जहाँ पे फादर मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेता है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फैमिली में वो फादर लेता है, इसी को हम पैट्रियार्की कहते हैं। उसी तरह सोसाइटी में भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो मेल लेते हैं। तो फीमेल के इश्यूज़ जो हैं वो कभी खुल के सामने आ ही नहीं पाते, एंड फीमेल जो है वो ऑप्रेस्ड क्लास में ही रह जाती हैं। सो फेमिनिस्ट डिस्क्राइब द डोमिनेंस ऑफ द हस्बैंड फादर विद इन इट। ठीक है, क्योंकि अब देखिए फीमेल्स हमेशा किसका डोमिनेंस, जब वो फैमिली में बिफोर मैरिज होती है तो फादर का डोमिनेंस चलता है, एंड आफ्टर मैरिज हस्बैंड का डोमिनेंस चलता है। तो फीमेल जो है वो एक तरह से, वीमेन जो है वो ऑप्रेस्ड ही रहती हैं। मेल डोमिनेंस इन ऑल अदर वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो तो भी मेल डिसीजन लेंगे, वर्क से रिलेटेड हो मेल डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिक्स हो वो भी मेल डिसीजन लेते हैं। तो इस चीज़ की क्रिटिक थी जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, वो इन चीज़ के को क्रिटिसाइज़ करती थी कि पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए। जो रूल बाय फादर या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पे मेल जो है मोस्ट ऑफ द डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फीमेल शुड ऑल्सो बी गिवन फ्रीडम टू टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ, टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, वेदर इन एजुकेशन, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो उनका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों में फीमेल्स को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। केट मिलेट ने क्या बोला? केट मिलेट मैंने अभी बताया, केट मिलेट किस उसकी थी, सेकेंड वेव की थिंकर थी। इन्होंने क्या बोला कि पैट्रियार्की जो है वो हायरार्किक है, हायरार्किक सोसाइटी बनाती है जहाँ पे कैरेक्टराइज बाय बोथ सेक्सुअल एंड जनरेशनल ऑपरेशन होता है। ठीक है, सो ये समझ में आया होगा। नाउ अभी मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि जैसे सेक्स एंड जेंडर, इसके बीच में डिफरेंस है। तो अब हम इस डिफरेंस को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए, सेक्स जो है वीमेंस की फिजिकल एंड एनाटॉमिकल मेकअप जो है उसको सूट्स हर टू सबॉर्डिनेट्स एंड डोमेस्टिक रोल इन सोसाइटी। देखिए,
होता क्या है कि द मोस्ट कॉमन जो एंटी फेमिनिस्ट आर्गूमेंट है वो यही है कि वीमेंस की जो फिजिकल या एनाटॉमिकल मेकअप है उसको देखकर उन्हें ये बोल दिया गया कि आप जो है वो सिर्फ घरेलू काम करने के लिए सूट करती हैं, और इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए उनको सबॉर्डिनेट किया गया कि नहीं, आपके फिजिकल जो है आप इतनी स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेल, एंड आपकी एनाटॉमिकल मेकअप ऐसा है कि यू हैव टू गिव बर्थ, यू हैव टू यू आर नॉट सो you are not as so पावरफुल एज़ कम्पेयर टू मैन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसलिए जो है आप जो है घरेलू काम के लिए ही ज़्यादा सुटेबल हैं। तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट थी फेमिनिस्ट थिंकर की, ऐसा नहीं है। ठीक, उन्होंने बोला कि बायोलॉजी को ही आप हमारी डेस्टिनी बना दें, दिस इज़ नॉट गुड, बायोलॉजी इज़ डेस्टिनी, ये बना के रखा है। जैसा हमारा जो देखिए सेक्स जो टर्म है वो क्या डिफाइन करता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस को, कि हाँ मेन और वीमेन में या मेल और फीमेल में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जिसको ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं जिसको हम अनअल्टरेबल हैं एंड दे आर नेचुरल, वी कैन नॉट चेंज देम, बिकॉज ये नेचर ने बना के दिया है मेल और फीमेल में कुछ चेंजेस। ये तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये सेक्स टर्म यूज़ किया गया है। बट जेंडर टर्म क्या है, ये जेंडर टर्म जो है ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ये एक कल्चरल टर्म है जो कि डिफरेंट रोल्स दैट सोसाइटी एस्क्राइब्स टू मैन एंड वीमेन। जो मैन और वीमेन ने जैसे जो एक तरह से जेंडर बेस्ड रोल दे दिए हैं कि ठीक है आप मैन हो तो आप बाहर वर्क करोगे, आप फीमेल हो तो आप घर में जो है घरेलू काम करोगे, घर में खाना पीना ये सारी चीज़ें देखोगे। तो ये जो जेंडर बेस्ड रोल कर दिया या जेंडर्ड सोसाइटी बना दी गई है, ये जो वर्ड है जेंडर मतलब ये हुआ कि जो कल्चरल टर्म है, जो डिफरेंट रोल असाइन कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्सेस, और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस को डिफाइन करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, सो सिमोन डी बिवो ये फेमिनिस्ट थिंकर थी, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि वीमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। वीमेन को ऐसा बनाया गया है सोसाइटी ने कि आप ये काम ही करेंगी, ये ऐसे बॉन्ड नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि वीमेन के पास स्किल नहीं है, वीमेन के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनके पास पोटेंशियल नहीं है, उनके पास भी पोटेंशियल है। दे कैन ऑल्सो वर्क, ऑफिस में वर्क कर सकती हैं, वो बैंक्स में वर्क कर रही हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क कर रही हैं, नासा में भी जा रही हैं, मतलब नासा जैसे प्रोजेक्ट में भी वीमेन काम कर रही हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल वर्क भी कर सकते हैं। दे हैव इमेंस पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़, बट दे आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। उनको वो कोई इनकेपेबल नहीं है या डिसेबिलिटी से बॉर्न नहीं हुई है, उनको ऐसा बनाया गया है। तो ये जो सेक्स और जेंडर टर्म है, इसका डिफरेंस, इसका मतलब समझ में आया होगा कि सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जो मेन और वीमेन में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको डिफाइन करता है, और जेंडर जो है वो एक कल्चरल टर्म है जो सोसाइटी ने डिफरेंट रोल दे दिए हैं मेन और वीमेन को, उसको डिस्क्राइब करता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब जो ये मैंने ऊपर बताया था कि जो सेकेंड वेव में जो स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, इस स्लोगन का क्या मतलब है। देखो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पब्लिक स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट में की जाती हैं। ठीक है, जो पब्लिक स्फेयर में की जाती हैं, पॉलिटिक्स वही होती है। तो पॉलिटिक्स हैज़ बीन अंडरस्टूड एज एन एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस विद इन अ पब्लिक स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एसेट्रा। ठीक है, सो पॉलिटिक्स मतलब जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो पब्लिक स्फेयर में की जाए, जो पब्लिक के लिए की जाए। अब पॉलिटिक्स में सिर्फ अगर मेन ही डोमिनेट करेंगे, मेन ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे, तो वह फीमेल को इश्यूज़ को कभी समझेंगे नहीं, और फीमेल्स के इशू को जब समझेंगे नहीं तो उनके लिए वो सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। सो इसलिए क्या है कि वीमेन, देखो फैमिली लाइफ और ये पर्सनल रिलेशनशिप ये प्राइवेट स्फेयर है, और पॉलिटिक्स क्या है, पब्लिक स्फेयर है। तो पब्लिक स्फेयर अगर हम मेन को हैंडल करने को दे दें, और प्राइवेट स्फेयर अगर हम वीमेन को हैंडल कर दें, जो नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे यही जेंडर्ड बेस्ड सोसाइटी क्रिएट होगी। ठीक है, सो पॉलिटिक्स का जो अगर लिटरल मीनिंग बोले तो उसे क्या बोलते हैं, अफेयर्स ऑफ सिटीज़ बोलते हैं। तो वीमेंस को क्या कर दिया गया है, वीमेंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट रोल ऑफ हाउसवाइफ एंड मदर। वीमेंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप हाउसवाइफ बनिए, आप मदर बनिए, आप जो है
पब्लिक स्फेयर में के चीज़ों पे डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। इसी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसी की वजह से तो फेमिनिस्ट थिंकर जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। उन्होंने क्या कहा, जो पर्सनल है उसको भी पॉलिटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमारे प्राइवेट रोल्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या मदर्स हैं उनके कुछ इश्यूज़ नहीं हैं, तो जब तक वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तब तक वो अपने लिए राइट्स, उन अधिकार की डिमांड कैसे कर सकेंगी। सो पर्सनल इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल। ओके, आई होप इस स्लोगन का मतलब समझ में आया होगा। जो जीन बैथ एल्स्टीन थी, इन्होंने इस जो पब्लिक मैन को पब्लिक कर दिया गया और वीमेन को प्राइवेट कर दिया गया, इस डिवाइड को, ये जो एक दीवार खींच दी गई है कि ठीक है मैन जो है वो पब्लिक अफेयर्स को हैंडल करेंगे और वीमेन जो है वो प्राइवेट अफेयर्स को हैंडल करेंगे, इस डिवाइड को जीन बैथले एल्स्टीन ने चैलेंज भी किया। उन्होंने क्या कहा, वीमेंस ऑपरेशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन। जो वीमेंस को ऑपरेस किया जा रहा है बाय मेन, ये भी एक पॉलिटिकल रिलेशन है और ये भी एक मतलब पॉलिटिक का मुद्दा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसको फिर से रीडिफाइन करना चाहिए ताकि जो ये वर्ड है, पॉलिटिकल जो वर्ड है, इसके स्कोप को इन्हांस किया जाए। ओके, आई होप इस स्लोगन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म से पहले एक चीज़ और हमें पढ़ना है, इक्वालिटी फेमिनिज्म और डिफरेंस फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ये इक्वालिटी फेमिनिज्म है ये क्या किस चीज़ को कंसिडर करता है कि जो पैट्रियार्की है या जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो क्या क्रिएट करती है, वो डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन मैन एंड वीमेन की वैल्यू, जो उनकी वर्थ है इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए मैन और वीमेन को। तो स्टेट इस चीज़ का काम करे, स्टेट जो है वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे टू फीमेल एंड मेल ताकि इक्वालिटी इंश्योर हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी फेमिनिज्म। मतलब ऐसी मतलब जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, ये ऐसी आइडियोलॉजी विच डिमांड्स इक्वालिटी टू मेन एंड वीमेन बिकॉज पैट्रियार्की क्रिएट्स द डिफरेंस। लेकिन जो ये डिफरेंस फेमिनिज्म है वो ये क्या कहती है कि जो नीड्स हैं वीमेन की वो डिफरेंट हैं, वीमेन के जो है डिमांड्स हैं या नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं मेल से। तो स्टेट को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इस डिफरेंस को समझना चाहिए कि मेन को क्या चाहिए, वीमेंस की क्या नीड्स हैं, वीमेंस के जो नीड हैं उस डिफरेंस को समझना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि जो इंश्योर कर सके रियलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। जो वीमेन के अधिकार हैं और वीमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में, उस चीज़ को इंश्योर कर सकें। सो इक्वालिटी फेमिनिज्म किस चीज़ की डिमांड करती हैं, इक्वालिटी को डिमांड करती हैं। और डिफरेंस फेमिनिज्म क्या किस चीज़ को पे फोकस करती है कि जो वीमेन की नीड्स हैं वो डिफरेंट है, तो सोसाइटी को इस डिफरेंस को समझना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करना चाहिए, बनाने चाहिए सो दैट स्टेट कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन। आई होप इन दो टर्म को आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म और उस फेमिनिज्म से बेस्ड जो है वो कौन कौन से की थिंकर्स हैं, कौन कौन से की फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या, लिबरल फेमिनिज्म। ये अर्ली जो फेमिनिज्म थी, पर्टिकुलरली अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो वीमेंस मूवमेंट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ लिबरलिज्म। ठीक, तो जो सबसे पहली वेव थी वो जो लिबरलिज्म की आइडियाज़ या वैल्यूज़ थे उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि वीमेन शुड बी इंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज मैन। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्या आर्ग्यू किया कि वीमेन को जो है वो सेम राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो मेन को मिलते हैं, क्योंकि कोई ऐसे आप जेंडर बेस्ड सोसाइटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं वो। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स को इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। फिर जो फिलोसफिकल बेसिस था ये लिबरल फेमिनिज्म का, वो ये था किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड था।
ठीक है। इसमें क्या था कि ह्यूमन इंडिविजुअल इज ऑल इम्पॉर्टेंट एंड देयरफॉर ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑफ इक्वल वर्थ। ठीक, उनका कहने का मतलब था कि ह्यूमन जो इंडिविजुअल है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे लिबरल फेमिनिज्म बेस्ड था, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था। तो इनका कहना था कि सभी इंडिविजुअल, सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सारे इंडिविजुअल धरती पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी इंडिविजुअल को इक्वल, सबकी इक्वल वर्थ है, तो इसलिए सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबको इक्वल, सबकी इक्वल वर्थ है, इसीलिए सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो क्या डिमांड कर रहे थे? लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहे थे। अब जो लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, कौन कौन थे इनके नेम लर्न कर लीजिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेटी फ्रीडमैन, कैरोल पेटमैन एक्सेट्रा। सो ये जो थी, ये सारे लिबरल फेमिनिस्ट हैं। ओके, नाउ सोशल फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या कहता है? इसका जो सेंट्रल थीम था वो ये था कि पैट्रियार्की कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने बोला कि पैट्रियार्की को हम कब समझ सकते हैं? जब हम सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करें। सोसाइटी में अगर हम सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें तो उसमें हम पैट्रियार्की को अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो है सेक्सुअल जो ऑपरेशन होता है, सोशलिस्ट ने क्या बोला कि सेक्सुअल ऑपरेशन इज़ एवरी बिट एज इम्पॉर्टेंट टू एज क्लास ऑपरेशन। इन्होंने बोला जैसे क्लासेस होती हैं कि अपर क्लास लोअर क्लास, क्योंकि सोशलिज्म थ्योरी किस पे थी कि सोशलिज्म ये कहते थे कि सोसाइटी जो है वो क्लास में डिवाइड हो गई है, जहाँ पे बुर्जुआसी क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, वर्कर क्लास है और कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है इस ऑपरेशन पे जो है। तो इन्होंने बोला जिस तरह क्लास ऑपरेशन सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सेक्सुअल ऑपरेशन को, इस ऑपरेशन को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बोला कि सेक्सुअल ऑपरेशन जो है वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्लास ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बुर्जुआजी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही पैट्रियार्कल हैं एंड ऑपरेसिव हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मेन विश टू इंश्योर दैट देयर प्रॉपर्टी विल बी पास्ड ऑन टू देयर सन्स ओनली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यही होता है पैट्रियार्कल, इसलिए क्योंकि जो मेल होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनके मेल मतलब उनके सन को ही पास ऑन होने चाहिए, उनको डॉटर को नहीं पास होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो बुर्जुआजी फैमिली हैं जो सोसाइटी की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को होल्ड करती हैं, वही पैट्रियार्कल हैं और ऑपरेसिव हैं, तो क्यों सोसाइटी भी वैसे ही हो जाती है। तो ये जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इसका गोल क्या है कि जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको रिस्ट्रक्चर करना ताकि जेंडर इक्वालिटी को अचीव किया जा सके। ठीक है, इकोनॉमिक अगर इकोनॉमिक लाइफ को, जो इकोनॉमिक सिस्टम है सोसाइटी का, अगर वो फिर से रिस्ट्रक्चर होगा, उसमें फ़ीमेल का भी पार्टिसिपेशन होगा, फीमेल को भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल दिया जाएगा, तो जेंडर इक्वालिटी ऑटोमेटिकली अचीव होगी। ओके, सो अब इसके जो की थिंकर्स हैं वो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। चार्ल्स फोरियर, फ्रेडरिक एंजल, अगस्ट बेबल, जूलियट मिशेल्स, शीला रो बैथॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब लर्न करने हैं कि कौन सी पर्टिकुलर फेमिनिज्म से, टाइप ऑफ फेमिनिज्म से कौन पर्टिकुलर जो इनके की थिंकर्स हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, सो लिबरल फेमिनिज्म हमने देखा, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेटी फ्रीडमैन, कैरोल पीटमैन। अब हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म में जो की थिंकर्स हैं वो देख रहे हैं, चार्ल्स फोरियर, फ्रेडरिक एंजल, अगस्ट बेबल, जूलियट मिशेल्स, शीला रो बॉथम। फिर अब आता है नेक्स्ट रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म का सेंट्रल फीचर क्या है कि ये भी सेक्सुअल ऑपरेशन को बहुत ही फंडामेंटल मानते हैं। ये कहते हैं कि सोसाइटी को पूरी तरीके से रीशेप करने की ज़रूरी है, क्योंकि पैट्रियार्की जो है वो कैसी है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है एंड परवेजिव प्रोसेस ऑफ जेंडर ऑपरेशन। ये बहुत ही मतलब कईयों सालों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है जेंडर ऑपरेशन का, तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक है, इसीलिए सोसाइटी को पूरी तरीके से रीशेप करने की ज़रूरत है। एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो सेक्सुअल ऑपरेशन हो रहा है वो ना हो सके। रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, दीज आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी। ठीक है, अब इस रैडिकल फेमिनिज्म की जो की थिंकर्स हैं वो कौन कौन है? वर्जीनिया वुल्फ, सिमन डी बोवर, सुलामित फायरस्टोन, केट मिलेट, जर्मेन ग्रियर, ईवा फिक्स एक्सेट्रा।
ठीक। सो ये आपको जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये सब आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी सही रहेगा। सो वर्जीनिया वुल्फ, सिमोना de Beauvoir, सुलामित फायरस्टोन, केट मिलर, जर्मन ग्रेयर, ईवा फिक्स। ना अब हम लोग ब्लैक फेमिनिज्म की बात करेंगे। ये किस बारे में बताता है कि जो ब्लैक वीमेन हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है सोसाइटी में, और उन्हें कैसे ऑप्रेस किया जाता है, ये ब्लैक फेमिनिज्म में होता है। अंडरस्टैंडिंग देयर पोजीशन इन रिलेशन टू द रेसिज्म जो सोसाइटी में होता है, सेक्सिज्म जो होता है, या क्लासिज्म जो होता है, इन पैरामीटर्स के बेसिस में ब्लैक वीमेन की क्या कंडीशन है इसको देखना। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब इसमें बेल हुक जो हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने रेस, जेंडर एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सब बताया कि ये एक तरीके से सिस्टम है हायरार्की का, ठीक है, और इसको क्या नेम किया कि इम्पेरियलिस्ट है, वाइट सुप्रीमिस्टी, कैपिटल पैट्रियार्की है, ठीक है। तो बेल हुक्स ने क्या बोला कि बहुत ही इम्पीरियलिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, मतलब वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ब्लैक को। तो जैसे वाइट पीपल ब्लैक, जैसे वाइट अमेरिकन एंड ब्लैक अमेरिकन, ठीक एग्जाम्पल, सो वाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को ऑप्रेस करते हैं, सिमिलरली ब्लैक वीमेन भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड होती हैं। अब इसमें कौन कौन से की थिंकर हैं, सोजर्नर ट्रुथ, एना जूलिया कूपर, बेल हुक्स, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस फेमिनिज्म क्या है। ट्रांस फेमिनिज्म क्या कहता है, इट एडवोकेट्स द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर है, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो ट्रांस वीमेन की बात करेंगे, तो इनके अधिकारों के, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके अधिकारों के बारे में जो ट्रांस फेमिनिज्म कहता है कि इनको भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, तो इनके भी अधिकारों के बारे में बात करना, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द प्रेफर्ड जेंडर रेदर देन द वन दे वर असाइंड एट बर्थ बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स। ये क्या कहता है कि जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर एक्चुअली क्या होता है कि वो उनको बायोलॉजिकली जो सेक्स असाइन होता है बर्थ के टाइम पे, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो उसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और सोसाइटी में उस चीज़ को एक प्लेस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अधिकार को समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप सपोज़ कोई बायोलॉजिकली फीमेल पैदा हुआ है, ठीक है, बट उसके अंदर मेल है बिहेवियर है, सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और उनके अधिकारों को देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाइनरी कंसेप्शन है जेंडर का कि नहीं फीमेल और मेल दो ही तरह के जेंडर होते हैं, इसको इन लोगों ने ट्रांस फेमिनिज्म ने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ जेंडर आल्सो एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड वी शुड प्रोवाइड राइट्स टू देम ऑल्सो। अब इसमें कौन कौन से की थिंकर हैं, एमी कोयामा, सैंडी स्टोन, ओके, इनका नाम रखते हैं एमी कोयाम, इनका नेम जो है वो लर्न कर लीजिएगा। फिर आती है बारी पोस्ट फेमिनिज्म की। पोस्ट फेमिनिज्म क्या कहता है, ये कब हुआ, ड्यूरिंग 1980s के टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये किसको काउंटर करता है, जो क्लासिकल फेमिनिस्ट हैं, जो कि ये कहती हैं कि वीमेन जो है वो पैट्रियार्की का विक्टिम है, मतलब पैट्रियार्की जो है वो उनको विक्टिमाइज कर दिया है वीमेंस को। तो ये क्लासिकल फेमिनिस्ट का कहना था, लेकिन इसको काउंटर करती हैं पोस्ट फेमिनिस्ट थिंकर्स, और वो ये कहती हैं, वो ये रिकमेंड करती हैं कि वीमेन को एक ग्रेटर रोल जो है वो प्लान करना चाहिए सोसाइटी में। उनका एक बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ पैट्रियार्की की वो विक्टिम नहीं है, दे कैन प्ले अ ग्रेटर रोल टू क्रिएट देयर प्लेस ऑन सोसाइटी, ओके। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट फेमिनिस्ट थिंकर जो इम्पोर्टेंट हैं, दैट इज़ कैमिली पैगलिया, नॉमी वोल्फ, ठीक है, इनके नेम आपको लर्न करने हैं। फिर आता है पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कोलोनियल फेमिनिज्म क्या कहता है कि जब वर्ल्ड में कोलोनाइजेशन हो रहा था और इम्पेरियलाइजेशन हो रहा था, तो उसके बाद की वीमेन की क्या सिचुएशन थी, वो इस फेमिनिज्म जो है, ये फील्ड टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी लाइक साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या एशिया, वहाँ पे फेमिनिस्ट, वहाँ पे फीमेल्स की क्या एक्सपीरियंसेस थे, उन क्या क्या एक्सप्लॉटेशंस उन्होंने सहा, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस हैं जब कोलोनाइजेशन था, प्रोसेस था, तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म हाईलाइट करता है।
ठीक है। सो एक्सपीरियंसेस अंडरगॉन ड्यूरिंग कोलोनियलिज्म, ठीक, क्या क्या एक तरह से इसमें एक्सपीरियंसेस थे, लाइक माइग्रेशन, उन्हें स्लेवरी करनी पड़ी, ओवर पावरिंग थी, रेस, जेंडर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थी, जो रिप्रेजेंटेशन था, डिफरेंसेस थे, रेजिस्टेंस था, और ये सारी चीज़ें क्योंकि किस वजह से, क्योंकि यूरोप जो है वो यूरोपियन जो पावर्स थी वो कॉलोनाइज कर रही थी। तो जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर रही थी, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, वहाँ की जो विमेन थी वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को, उन चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनको फेस करनी पड़ी। सो ये किस चीज़ पे फोकस करता है, रेसिज्म को, एथनिक इश्यूज़ को, या लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो इफ़ेक्ट्स थे कॉलोनाइजेशन के, क्योंकि कॉलोनिज्म के जो इफ़ेक्ट थे वो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स भी थे, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स भी थे, और कल्चरल इफ़ेक्ट्स में भी थे। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या थे कि भाई जो पावर, जो कंट्री किसी दूसरे कंट्री में कॉलोनाइज करती, जैसे इंडिया एग्जाम्पल, इंडिया में ब्रिटेन ने जो है कॉलोनाइज किया था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर, जिसने यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल किया था, ठीक है। तो अब उन्होंने हमारी इकोनॉमी भी बहुत ही ख़राब कर दी थी। क्यों ख़राब कर दी थी कि हमारे यहाँ इंडिया के जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो वहाँ ले जाते थे, और वहाँ पे वो उसको फिनिश गुड बना के फिर इंडिया में महंगे दामों में बेचते थे या अदर कंट्रीज़ में बेचते थे। तो इससे इकोनॉमिक लॉस इंडिया का था, पॉलिटिकल होल्ड अब किसका था, उन्हीं लोग का था। तो जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस थे वो यूरोपियन पावर्स बनाती थी, ब्रिटेन बनाता था, और इंडिया जो है वो जिस इंडिया के फेवर में नहीं होती थी। कल्चरल को भी, कल्चरल जो हमारे कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, हमारी लैंग्वेज थी, उसको भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था। सो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट फेमिनिन जो फीमेल्स थी, वीमेन थी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो ये यूनिक जेंडर्ड रियलिटीज़ थी, जैसे नॉन वाइट, नॉन वेस्टर्न वीमेन की। नॉन वाइट मतलब जो रेसिज्म वाली बात कर सकते हैं, और नॉन वेस्टर्न वीमेन जितनी भी थी, उन्होंने ये बहुत सारी चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस झेले। अब इसमें कौन कौन की थिंकर्स हैं, गायत्री स्पाविक, चंद्रमोहंती, ठीक है, गायत्री स्पाविक एंड चंद्रमोहंती एक्सेट्रा, ये पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और थिंकर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये टेबल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाते हैं। ओके, सो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है। फिर सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जॉन स्टुअर्ट मिल। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट एंड द स्टेट, ये फेडरिक एंगल की थी, ये इम्पॉर्टेंट बुक है। सेकेंड सेक्स, साइमन डी बोवर, ठीक है। और एक सेकंड सेक्स की, और एक सेकंड सेक्स है, बुक कंफ्यूज नहीं होगा, और एक सेकंड स्टेज है। तो सेक्स वाली जो बुक है, सेकंड सेक्स वाली, वो साइमन डी बोवर ने लिखी थी, एंड स्टेज वाली बुक बेटी फ्रीडन ने लिखी थी। उसके बाद द फेमिनिन मिस्टेक, बेटी फ्रीडन, इनकी ये भी बुक है। तो बेटी फ्रीडन की दो बुक है, द फेमिनिन मिस्टेक एंड द सेकंड स्टेज, और सेकंड सेक्स, साइमन डी बोवर। फ्रेडरिक एंगल, ये वाली इंपॉर्टेंट बुक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। फिर द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये सुलमित फायरस्टोन ने लिखी थी। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये केट मिलेट की बुक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जर्मेन ग्रियर, द फीमेल ऑनच। फिर पैट्रियार्कल एटीट्यूड, ईवा फिक्स ने लिखी थी। पैट्रियार्कल जो एटीट्यूड्स होते हैं वो क्या क्या हैं, वो ईवा फिक्स ने हाईलाइट किया था अपनी इस बुक्स में। फिर सेक्स एंड डेस्टिनी, ये जर्मन ग्रियर ने लिखी। तो जर्मन ग्रियर की दो बुक हो गई, कौन कौन सी, एक द फीमेल अनज एंड सेक्स एंड डेस्टिनी। फिर फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेट जो है वो कैसे मतलब डिफ़ाइन करते हैं, स्टेट फेमिनिस्ट जो हैं वो स्टेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये कैथरीन ए मैकनन ने अपनी बुक में हाईलाइट किया था। फिर एक सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, कैरोल पैटमैन। पब्लिक मैन, प्राइवेट वीमेन, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था आगे एक कॉन्सेप्ट में कि पब्लिक मैन होता है, प्राइवेट वीमेन होता है, ये किसने, जीन बैथके एल्स्टेन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। आगे एक पब्लिक मैन, प्राइवेट वीमेन, ये बुक किसने लिखी थी, जीन बैथके एल्स्टेन। वीमेन रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन, शीला रॉबर्टम।
देन फेमिनिन सेक्सुअलिटी जूलियट मिशेल, एंटी ऑफ वीमेन, तो ये सुजर्ना ट्रुथ फेमस स्पीच पब्लिश्ड एज बुक, ये सुजर्ना ट्रुथ ने लिखी थी। और एक बुक इसी नेम से थी कि एंटी वीमेन, ब्लैक वीमेन एंड फेमिनिज्म, ठीक है, ब्लैक वीमेन एंड फेमिनिज्म, ये बेल हॉक ने लिखी थी, जिसमें कि एंटी वीमेन के बाद भी टॉपिक में लिखा हुआ है ब्लैक वीमेन एंड फेमिनिज्म, वो बेल हॉक ने लिखी थी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड थिंकर की लिस्ट है, इसको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नाउ अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। जैसे ये वाला देखिए, मैथ द कॉलम, इस मैथ द कॉलम में क्या है, एक साइड बुक लिखा है, एक साइड ऑथर के नेम लिखे हैं, और फिर आपको मैच करना है। द फेमिनिन मिस्टेक किसने लिखी थी, पहले ही मैंने आपको आगे सबसे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखी थी, बेटी फ्रीडमैन ने, ठीक है। उसके बाद सेक्स एंड डेस्टिनी, जर्मन ग्रियर, अभी मैंने बताया नहीं आगे उस लिस्ट में दिखाया था कि सेक्स एंड डेस्टिनी जर्मन ग्रियर ने लिखी थी। फिर वीमेन एंड वॉर, जे.बी. ऑस्टिन ने लिखी थी। एंड द सेकेंड सेक्स, सिमोन डी बर्बर, एक सेकेंड सेक्स था, और यहाँ देखिए एक सेकेंड सेक्स था, सिमोन डी बर्बर, और स्टेज वाली बुक बेटी फ्रीडन ने लिखी थी, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन देखिए कि जैसे यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पूछेगा कि और उनका क्या आइडिया था। तो इको फेमिनिस्ट जो थी वो क्या कहती थी, अब इसमें से देखिए, क्या वो सेक्सुअल ऑपरेशन के बारे में बात करी थी, या पैट्रियार्की एज अ सोशल कांस्टेंट बात की थी, या द प्रिंसिपल ऑफ रीजन फॉर वीमेंस इक्वालिटी, या वीमेन एज क्रिएचर ऑफ नेचर। तो जो इको फेमिनिस्ट थी वो क्या कहती थी कि वीमेन जो है वो किसकी क्रिएचर हैं, वो नेचर के क्रिएचर हैं, ठीक है, और मेन जो है वो कल्चर के क्रिएचर है, ये इको फेमिनिस्ट ने बोला था। फिर सोशल फेमिनिस्ट ने क्या बोला था कि सेक्सुअल प्लीज़ इग्नोर करिए बैकग्राउंड नॉइस को, सेक्सुअल ऑपरेशन जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सोशल फेमिनिस्ट ने कहा था। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट ने क्या बोला था कि पैट्रियार्की एक सोशल कांस्टेंट है, पैट्रियार्की सोसाइटी में होता आ रहा है, ये रेडिकल फेमिनिस्ट ने कहा था। और लिबरल ने फेमिनिस्ट ने क्या बोला था कि रीज़न जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ रीज़न है, वो भी वीमेंस की इक्वालिटी का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीमेन के पास भी रीज़न है, ठीक है। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल तौर पे ये दो टाइप के क्वेश्चन दिखाए हैं। फिर हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस lecture, that is feminism, this topic feminism. I hope you understood. Please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time, and बहुत ही अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक हैं ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट भी करिए, आप लोग जो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि मैं क्या इसमें मॉडिफिकेशन करूं, एंड आपकी क्या और डिमांड है, या किस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करूं। मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, बट अभी थोड़ा सा लेक्चर बनाने में टाइम लग रहा है। सो बट मैं अभी कोशिश यही करूँगी कि डेली 1 या 2 लेक्चर मैं ज़रूर 2 टॉपिक पे लेक्चर डालूँ। एंड तो प्लीज़ आप जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर 2-4 बच्चे भी होंगे तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये काम को कंटिन्यू करूँगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू।